Yes, Karma, Part 2. सर मोहन wondered if he would be traveling alone. सोच रहे थे कि आज क्या ट्रेन में अकेले ही जाना पड़ेगा। लेकिन उनके सामने जो डब्बा ट्रेन का बॉगी आया वो कैंटोनमेंट है, मतलब जिसमें आर्मी सोल्जर्स या फिर पुलिस ऑफिसर्स जाने वाले थे, हाई रैंक के ऑफिसर्स। तो उनका दिल अंदर से गुदगुदी होना शुरू हो गया, काफ़ी वार्म अप होना शुरू हो गया इस बात को सोच सोच के कि देयर विल कम सम हाई रैंक ऑफिसर एंड आई विल टॉक टू हिम इन इंग्लिश ऑन वेरियस टॉपिक्स दैट इज़ गोइंग ऑन इन इंग्लैंड। तो कुछ ना कुछ तो इंग्लैंड का जो अभी लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। ऐसा नहीं था कि वो अंग्रेज़ों से बात करने के लिए तड़पते थे, अंग्रेज़ों से बात करने के लिए नहीं, किसी नॉलेजेबल अंग्रेज़ से बात करना चाहते थे, और वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, इंग्लैंड के पॉलिटिक्स के ऊपर, इंग्लैंड के किसी इंपॉर्टेंट बुक्स के ऊपर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में। जैसे कि मोस्ट ऑफ द इंडियंस करते हैं, जैसे वो लोग पागल होते हैं कि किसी इंग्लिशमैन से थोड़ा बात करें तो हम जैसे लगेगा कि स्वर्ग पा लिए। नॉट वॉज ए लाउड एग्रेसिव एंड ओपिनियनेटेड लाइक देम। और वो इंग्लिशमैन और वो इंडियन की तरह से, मिस्टर मोहनलाल बाकी इंडियन की तरह से यहाँ लिखाया गया है कि ऑल इंडियंस आर लाउड, एवरी इंडियन एक्सप्रेस देमसेल्स लाउडली। धीरे धीरे बात करनी तो आती नहीं है, दे एक्सप्रेस देमसेल्स लाउडली एंड दे आर वेरी मच एग्रेसिव। एग्रेसिव मतलब बहुत ही गुस्से में बातचीत करते हैं इंडियन लोग। तो नॉट लाइक द एवरी इंडियन ही वॉज। एंड ओपिनियनेटेड, ओपिनियनेटेड मीन्स एक्सप्रेसिंग योर ओन ओपिनियन एज द मोस्ट फेवर्ड, एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब आपके ओपिनियन से बड़ा किसी का ओपिनियन है ही नहीं, आपके विचार, आपके मत से बड़ा दूसरे का विचार है ही नहीं है, ऐसा इंडियन का सोच होता है। तो ऐसा वो नहीं थे मिस्टर मोहनलाल, ऐसा सोचते थे वो। ही वेंट इनटू हिज बिजनेस, अपने काम में लगे रहते थे। एक्सप्रेशनलेस मैटर ऑफ फैक्टनेस, किसी एक्सप्रेशन के बगैर, मतलब चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होता था उनका, और अपने काम में लगे रहते थे। अपने कॉर्नर, जब कभी वो ट्रेन में जर्नी करते थे ना, तो बस विंडो के कॉर्नर में आके बैठ जाते थे और एक द टाइम्स का कॉपी निकाल लेते थे। द टाइम्स मतलब जो उस जमा, आजकल जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वही पुराने समय में द टाइम्स था, अंग्रेज़ों के ज़माने में। द टाइम्स पढ़ने का मतलब कि मतलब आप बहुत ही हाई रैंक के लोग हो, वही लोग पढ़ते थे। तो ट्रेन में जब कभी भी जर्नी करते थे तो द टाइम्स निकाल के ऐसे पढ़ते थे ताकि सामने बैठा हुआ इंसान देखे न्यूज़पेपर का पीछे वाले हिस्से पे लिखा हुआ है द टाइम्स, तो देख के समझ में आ जाएगा कि भाई दिस इंडियन appears to be something very important या someone very important. He would fold it in a way, पेपर को ऐसे फोल्ड करते थे ना ताकि पीछे का द टाइम्स दिखाई दे। और पेपर में क्रॉसवर्ड पज़ल खेलते थे। वो क्रॉसवर्ड पज़ल होता है ना, जैसे कि ऊपर से वर्टिकली कुछ ब्लॉक्स छोड़े रहते हैं, गैप गैप, उसमें आप क्या क्या लेटर डालोगे तो एक नया वर्ड बन जाएगा। फिर हॉरिजेंटली भी ब्लॉक्स छूटा रहता है, उसमें आप क्या डालोगे वर्ड्स, लेटर ए बी सी डी, तो एक नया वर्ड बन जाएगा। ऐसे क्रॉसवर्ड पज़ल खेलते थे, काफ़ी इंटेलिजेंट काम होता है वो। टाइम्स ऑलवेज अट्रैक्टेड अटेंशन, और वो ऐसा क्यों करते थे? ही वॉन्टेड टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द इंग्लिश मैन, ताकि मैं उससे किसी टॉपिक पे बातचीत शुरू कर सकूँ। अगर कभी कभी ये द टाइम्स फेल हो जाता था, मतलब अगर वो द टाइम्स के ज़रिए किसी का अटेंशन ड्रॉ नहीं कर पाते थे, तब क्या करते थे? तब फिर वो सोचते थे कि बैल्यूअल टाई को दिखाओ। तो अपनी बैल्यूअल टाई को, जब कभी वो जर्नी करते थे ना, तो बैल्यूअल टाई पहनते ही थे जानबूझकर, ताकि बैल्यूअल टाई की तरफ लोगों का ध्यान जाए। और अगर बैल्यूअल टाई भी अगर फेल हो गया, सपोज, विच ही ऑलवेज वोर वाइल ट्रैवलिंग, दैट वुड ओपन अ विस्टा लीडिंग अ फेयरी लैंड ऑफ ऑक्सफोर्ड। फेल, और ये बात बोलने के पहले ये बता दूं कि बैल्यूअल टाई इसलिए पहनते थे कि अगर समबडी कोई इंग्लैंड का आदमी है जो कि खुद ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई किया हो, तो वो भी बैल्यूअल टाई कभी ना कभी यूज़ किया होगा, और जब मिस्टर मोहनलाल का बैल्यूअल टाई देखेगा तो तुरंत दोनों में बातें छिड़ जाएंगी। कहाँ की बातें? ऑक्सफोर्ड कॉलेजेस की बातें, वहाँ के मास्टर्स की, वहाँ के डॉन्स की। डॉन्स बोलते हैं प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को डॉन्स बोलते हैं। अमिताभ बच्चन एंड शाहरुख खान ने। ट्यूटर्स, वहाँ के ट्यूटर्स की बातें होने लगेंगी। बोट रेसेस की बातें, मतलब बोट का जो रेस होता है ना, जैसे रोइंग होता है वैसे हमारे रविंद्र सरोवर में भी रोइंग होता है। एंड रगर मैचेस मीन्स रग्बी मैचेस के बारे में बातचीत शुरू हो जाएगी। ये बोथ द टाइम्स एंड द टाई फेल्ड। अगर टाइम ने भी अटेंशन नहीं ड्रॉ किया, और टाइम्स ने भी अगर अटेंशन ड्रॉ नहीं किया, पेपर ने भी नहीं और टाई ने भी नहीं, तो तब क्या करते थे भाई वो? तब फिर वो विस्की की तरफ ध्यान लगाते थे। ट्रेन के अंदर वेटिंग रूम तो होता ही है, वहाँ अंदर पेंट्री होती है जहाँ सब कुछ खाने पीने की चीज़ें प्रोवाइड होती हैं। तो वहाँ पे बियरर को बुलाते थे और बोलते थे एक छोटा कोई है, बुलाते थे, और जब अंदर से आता था बियरर तो कहते थे एक पैक बनाओ। क्योंकि स्कॉच जो होता है ना, वो पसंद होता है इंग्लिशमैन का, तो इससे तो सभी इंग्लिशमैन अटेंड मतलब वो अट्रैक्टेड होंगे ही, और वो ज़रूर समझ लेंगे कि ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है और उनसे बातचीत करेंगे। इन केस अगर विस्की भी फेल हो गया इंग्लिशमैन का अटेंशन ड्रॉ करने में, तो फिर वो इंग्लिश सिगरेट, लंबी लंबी सिगरेट्स, इंग्लिश सिगरेट, एक पूरा केस रखे थे गोल्डन कलर का, गोल्ड सिगरेट केस, और उसमें से एक लंबा सा सिगरेट निकालते और मुंह में लगाते और पीना शुरू करते।
तो सामने वाला देखता तो समझ जाता कि भाई इंग्लैंड का सिगरेट पी रहा है, मतलब ये ज़रूर इंग्लिश मैन है या फिर वहाँ पे रहा होगा काफ़ी लंबे समय तक। इंग्लिश मैन और सिगरेट ना पिए तो कभी हो नहीं सकता है। इसके बाद सर मोहन जब बातचीत शुरू हो जाती दोनों का, मतलब उस इंग्लैंड के आदमी का और इनका, तो इनको खुशी मिलती। बट कुड ही यूज़ द इंग्लिश मैन एज अ मीडियम टू कम्यून विथ हिज डियर ओल्ड इंग्लैंड। फिर वो सोचते थे कि क्या मैं उस इंग्लिश मैन का अटेंशन ड्रॉ करने के बाद क्या मैं अपने प्यारे इंग्लैंड के बारे में बातचीत कर पाऊँगा, क्या वो मुझे सेटिस्फाई कर पाएगा। दोज 5 years ऑफ ग्रे बैग्स एंड गाउन्स, ओह वो जो 5 साल मैंने गुजारे इंग्लैंड में, क्या बात है। वो ग्रे बैग में कंधे पे लटका के कैसे जाता था स्पोर्ट्स ग्राउंड में, स्पोर्ट्स ब्लेज़र पहन के। वो गाउन्स मतलब वो लड़कियों के पहनने वाला गाउन नहीं, जो लॉयर लोग पहनते हैं, एडवोकेट पहनते हैं, बड़ा सा गाउन जैकेट के ऊपर पहन लेते हैं, अपने कोट के ऊपर पहन लेते हैं, पीछे तक काफ़ी ज़मीन तक वो घसीट रहा होता है वो गाउन। सोचते थे कि क्या ज़माना था, क्या समय था। मिक्स डबल, लंबे लंबे डबल्स का पारी हम लोग खेलते थे वो टेनिस कोर्ट में जाकर। टेनिस डिनर्स एट द इंस ऑफ कोर्ट, और डिनर करने के लिए हम लोग कोर्ट के इंस में जाते थे, वो काफ़ी फेमस जगह है। एंड नाइट्स एट पिकाडिली, और रातें हम लोग पिकाडिली में गुजारते थे। पिकाडिली वहाँ पे एक फेमस प्लेस है जहाँ पे फ्लैश ट्रेडिंग होता है, मतलब देह व्यापार, प्रोस्टिट्यूशन होता है, तो वहाँ पर जाकर इनकी रातें गुजरती थी। 5 years ऑफ ए क्राउडेड ग्लोरियस लाइफ, 5 साल क्या शानदार गुजारे थे इन्होंने अपने लाइफ के। वर्थ फार मोर देन 45, और अपने इंडिया के 45 साल से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। और फिर यहाँ पे इंडिया को नीचा दिखा रहे हैं, कहते हैं कि ये जो इंडियन लोग हैं ना, वो डर्टी वल्गर कंट्रीमैन, काफ़ी गंदे, काफ़ी बुरी बात बोलने वाले, बात बात में इनकी गालियाँ होती हैं। और ये कंट्रीमैन लोग सॉडी डिटेल्स ऑफ रूट्स ऑफ सक्सेस, दूसरों के सक्सेस का सिर्फ बातचीत करते हैं, अपने कैसे सक्सेसफुल बने इसके बारे में कोई इंडियन बात नहीं करता। दूसरे सक्सेसफुल बन गए उसके बारे में बातचीत करते हैं ये इंडियन लोग। और फिर उनको याद आ जाता था, इन्हीं बुरी यादों में अपनी पत्नी भी याद आ जाती थी। कहते थे कि और फिर मेरी वो पत्नी, वो ऊपर वाला माला, ऊपर वाला फ्लोर, मैं वहाँ जाता था, कैसे उससे मिलता था। वो ओबेज़ लेडी, ओबेज़ मतलब मोटी, स्मेलिंग ऑफ स्वेट, पूरी पसीने से लथपथ, जब उससे जाता था मीटिंग करने मिलने, तो उसका पसीना और उसके मुंह से वो कच्चे प्याज का स्मेल, यही आता था। तो कितना डिफरेंस है वो इंग्लैंड का खूबसूरत माहौल और वो इंडिया का कितना बुरा माहौल। बाय द वे, सर मोहन थॉट्स वे डिस्टर्ब्ड। अभी ये सब सोच ही रहे थे कि कोई इंग्लिशमैन आएगा कि नहीं आएगा, तभी बियरर ने उनको खबर किया कि आपका सारा सामान हमने अंदर रखवा दिया है सर। मिस्टर मोहनलाल खड़े हुए और बहुत ही स्टडीड गेट के साथ, गेट का मतलब होता है चलने का स्टाइल, उनका जो वॉक करने का स्टाइल होता है। जो एक्टर्स लोग होते हैं ना, वो लोग चलते भी हैं तो उसको स्टडी करते हैं, उनका ट्रेनर होता है, उनको चलना सिखाता है, ऐसे चलिए तब आप मॉडल की तरह लगेंगे। तो इन्होंने भी सीखा था, स्टडी किया हुआ गेट था इनका चलने का स्टाइल। चलते हुए गए और जाकर कंपार्टमेंट में देखा तो पूरा खाली कंपार्टमेंट है, कोई इंग्लिश में दिखाई नहीं दिया। विथ ए साई, लंबी सी सांस इन्होंने भरा, ठंडी सांस, और अंदर जा कर के बैठ गए और एक कॉपी निकाला हमेशा की तरह न्यूज़पेपर का, जिसके पीछे द टाइम्स लिखा हुआ था। बार बार खिड़कियों से बाहर देख रहे थे कि क्या कोई इंग्लिशमैन आ रहा है। और तभी उनका चेहरा चमक उठा, उन्होंने देखा कि 2 इंग्लिशमैन आ रहे थे, पाँव घसीटते घसीटते आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे थोड़े नशे में हैं दोनों, सोल्जर थे दोनों, क्योंकि ये कैंटोनमेंट था तो इसमें इंग्लिश सोल्जर, इंग्लिश ऑफिसर्स यही लोग जाने वाले थे। ये खुद भी विजियर थे, एडवोकेट थे, तो ये भी उसी में जा रहे थे। सर मोहन डिसाइडेड टू वेलकम देम, इन्होंने सोचा कि मैं इन लोगों को बुला लूँ अंदर। उन दोनों के पीठ पे हैवर्ड सैक था। हैवर्ड सैक का मतलब होता है काफ़ी बड़ा बड़ा जो बेडिंग होता है ना, जिसमें बहुत सारा सामान को पैक करके बांध लेते हैं, वो था। उन्होंने सोचा इनको बिठा लेंगे फर्स्ट क्लास में, और अगर कोई टीटी डिस्टर्ब करेगा इनको या फिर कोई इनके बारे में पूछेगा तो मैं तो वज़ीर हूँ भाई, मंत्री हूँ, मेरे कहने पे तो मान ही जाएगा टीटी। मैं कह दूँगा कि भाई इनको बैठने दो मेरे साथ, एंड गार्ड से बात कर लेंगे वो। इसके बाद फिर वो दोनों अंदर आते हैं, मतलब दोनों पास आ जाते हैं इनके बॉगी के पास। टू द लास्ट कंपार्टमेंट स्टक हिज फेस थ्रू द विंडो, और दोनों ने विंडो से अंदर की तरफ झांका तो उन्होंने सर्वे किया कि कोई सीट खाली है कि नहीं। उन दोनों का नाम था, एक का नाम था जिम और एक का नाम था बिल। तभी जिम जो है अंदर की तरफ देखता है और देखते हुए कहता है एयर, अन एयर, बोलता है यहाँ आ जाओ, यहाँ है हेयर, ये जो एयर है ये वो हेयर, बिल हेयर यहाँ पे है, आ जाओ। उसका कंपेनियन जिम भी दौड़ता हुआ आया, वो भी अंदर देखा और सीट तो खाली देख लिया, लेकिन साथ साथ मोहनलाल को भी देखा। और बाहर से जिम ने बोला गेट द निग्रो आउट। उसने बोला कि इस निग्रो को बाहर निकाल के फेंको। निग्रो, इतना बड़ा इंसल्ट,
अभी तक जिस कल्चर को उन्होंने अपना माना था, उस कल्चर के लोगों को अपना माना था, अब वही कल्चर के लोग उनको निग्रो बोल रहे हैं। अब वो कहाँ जाएँ? अब उनको ऐसा फ़ील होने लगा, एक ऐसा प्रेडिकामेंट, एक ऐसा सिचुएशन कि अब मैं ना तो इंडियन हूँ और ना ही मैं इंग्लिशमैन। अब तो मैं किसी साइड का नहीं रहा। ये क्या बोल रहा है ये इंसान मुझे? बोल रहा है निग्रो बोल रहा है मुझे। सांवले कलर की वजह से मुझे बोल रहा है काला इंसान, बोल रहा है कि इसे बाहर निकालो। दे ओपन द डोर, उन लोगों ने दरवाज़ा खोला। टर्न टू द हाफ स्माइलिंग हाफ प्रोटेस्टिंग सर मोहन, और जैसे ही वो लोग अंदर आया तैसे ही मिस्टर मोहन लाल का तो चेहरा बिगड़ चुका था। ही वॉज हाफ स्माइलिंग एंड हाफ प्रोटेस्टिंग, मतलब कुछ ऐसा हो गया था चेहरा। आप लोग ध्यान से मुझे देखोगे, मैं एक्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ। मतलब थोड़ा मुस्कुरा भी रहे हैं और थोड़ा प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, थोड़ा विरोध भी कर रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं, ऐसे डर भी रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं ऐसे। तो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और डर भी रहे हैं। तभी बिल आता है और आके चिल्लाते हुए कहता है रिज़र्व। ओह, रिज़र्व करके रखा है बुड्ढे। तो बिल कहता है जिम कहता है रिज़र्व जानता, आर्मी, वी आर आर्मी मैन, पॉइंटिंग टू हिज खाकी शर्ट, अपने खाकी शर्ट को पॉइंट करते हुए बोल रहा है जस्ट लुक हियर मैन, वी आर आर्मी मैन। और फिर कहता है एकदम चाओ, गेट आउट, मिस्टर मोहनलाल को कहता है। मिस्टर मोहनलाल गुस्से में आके कहते हैं आई से श्योरली। उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, देखो मैं कह देता हूँ, देखो। द सोल्जर पॉज्ड। उनका ये इंग्लिश एक्सेंट सुन करके वो सोल्जर थोड़ा रुक जाता है, क्योंकि वो एकदम इंग्लिश मैन की तरह इन्होंने साउंड किया था। बट उनके कानों पे विश्वास नहीं हुआ कि ये इंग्लिश मैन हो सकता है या फिर इंग्लिश के जैसे बोल सकता है, क्योंकि उन दोनों ने पी रखा था इनएब्रिविएटेड ईयर मतलब नशे में थे, उनके कान भी नशे में थे। उन्होंने विश्वास नहीं किया। इंजन ने ज़ोर से सीटी मारी और गार्ड ने ग्रीन सिग्नल दिखा दिया। उन्होंने सर मोहन का सूटकेस उठाया और बाहर फेंक दिया। अभी ट्रेन स्टार्ट नहीं हुआ था, बाहर फेंक दिया प्लेटफॉर्म पे। फिर उनका थर्मस फ्लास्क जिसमें चाय वगैरह रखा था वो भी उठा के फेंक दिया। फिर उनका छोटा सा ब्रीफ केस जिसमें कागजात वगैरह रखे हुए थे अटैची, उसे भी फेंक दिया। फिर उनकी बेडिंग भी फेंक दी। फिर उनका टाइम्स भी फेंक दिया। सर मोहन लिविड विथ रेज, एकदम लाल हो गए गुस्से के मारे, और उन्हें चिल्लाना शुरू किया होर्स वॉइस के साथ, मतलब गला फंस गया था गुस्से के मारे और एंगर की वजह से। बोल रहे हैं प्रीपोस्ट्रस चिल्ला रहे हैं। प्रीपोस्ट्रस का मतलब एब्सर्ड, ये क्या बेफिजुल की बात है, ये क्या बदमाशी है, ऐसे चिल्ला रहे हैं। आई विल हैव यू अरेस्टेड चिल्ला रहे हैं। मैं अभी तुम लोग को अरेस्ट कर दूंगा। गार्ड चिल्ला रहे हैं, कहाँ हो गार्ड, जल्दी आओ। तभी बिल एंड जिम पॉज अगेन। बिल एंड जिम तुरंत रुके, फिर से हाँ इंग्लिश बोलते हैं। इट डिड साउंड लाइक फिर से इंग्लिश की तरह उनको दिखाई दिया, बट इट वॉज टू मच ऑफ द किंग्स फॉर देम। लेकिन भाई जो इंग्लिश लैंग्वेज का किंग है ना भाई, जो राजा है उस लैंग्वेज का, जो उस कल्चर का राजा है, उसके सामने इंडियन आदमी का इंग्लिश कैसा साउंड करेगा, लगेगा ना कि भाई बनावटी इंग्लिश है। उसमें से जिम ने बोला कीप योर रेडी माउथ शट, और एक थप्पड़ खींच के मिस्टर मोहनलाल के मुंह पे जमा देता है। इंजन ने उसी वक्त दूसरी सीटी लगाई, ट्रेन आगे बढ़ना शुरू हो गया। सोल्जर्स ने दोनों ने सर मोहन को पकड़ा, एक ने इधर से पकड़ा, एक ने इधर से पकड़ा, छोटे से तो थे, उठा लिया और उठा के इनको भी इनके सामान की तरह ले जाके इज्जत दे दिया, बाहर फेंक दिया। फिर रील बैकवर्ड, जब बाहर फेंका गए तो ऐसे जल्दी थोड़े ऐसे हुए, गिरते गिरते बचे। अपने बेडिंग से जाके ठोकर खाकर वहीं खड़े हो गए, उनका पैर वहीं पे जम गया। लैंडेड ऑन द सूटकेस, और ट्रेन उसी वक्त शुरू हो गई चलनी। और दोनों आकर उस बॉगी के गेट पे खड़े थे और वहाँ से उन्होंने इशारा किया मिस्टर मोहनलाल को, लो चढ़ाते हुए, जैसे हम लोग ऐसे करके चढ़ा देते हैं वैसे उन लोगों ने चढ़ाया। सर मोहन फीट वेयर ग्लूड, उनका तो पैर वहीं जमा का जमा रह गया, बोलती बंद हो गई। ही स्टेयर्ड एट द लाइटेड विंडोज़ ऑफ द ट्रेन, खड़े होकर बस देखते रह गए। उनके सामने से एक एक डब्बा ऐसे ऐसे जा रहा है, डब्बे के अंदर का लाइट का रोशनी उनके ऊपर पड़ रहा है। टेल एंड जब आया, सबसे लास्ट वाली बॉगी, लेडीज़ का इंटर क्लास कंपार्टमेंट जिसमें उनकी पत्नी बैठी हुई थी, वो डब्बा भी आया। पत्नी ने देखा नहीं इनको, वो बस देखते रह गए। इंटर क्लास जनरल कंपार्टमेंट में उनकी पत्नी बैठी रही, डायमंड नोज उसका अब भी चमक रहा था, स्टेशन के लाइट्स अब भी जल रहे थे, और लेडी लाल के मुंह में वो पान का जो सलाइवा था वो जमा करके वो रखी थी, क्योंकि स्टेशन प्लेटफॉर्म पे तो फेंक नहीं सकती थी, जैसे ही प्लेटफॉर्म से निकल जाएगा तो फेंकेगी। उसने स्टोर करके मुंह में रखा हुआ था ताकि कब स्टेशन से बाहर निकले। और फिर लेडी लाल ने खिड़की से वो सलाइवा फेंका तो इमेजिन करो कि सबसे पहले छोटा ड्रॉप नहीं, सबसे पहले बड़ा सा ड्रॉप गया होगा बाहर, फिर बड़े के बाद थोड़ा छोटा, फिर थोड़ा छोटा, फिर थोड़ा छोटा, फिर थोड़ा छोटा, फिर मुंह के पास से। ये चीज़ भी उन्होंने देखा और फिर ट्रेन वहाँ से चली गई।
तो इस तरह से चैप्टर तो ख़त्म हुआ और हमें सीखने को क्या मिलता है कि एरोगेंस, प्राइड, प्रेजुडाइज अगर हम लोग अपने ही कल्चर के प्रति बना लेंगे तो कर्मा जो टाइटल है ना स्टोरी का, दैट कर्मा विल नॉट लीव अस। भगवान हमें माफ़ कर सकते हैं एक बार, बट कर्मा हमें माफ़ नहीं करता है। वो हमें चेज़ करता है, हमारे दूसरी जन्म तक हमको उसका परिणाम देता है। हम लोग को उसका रिज़ल्ट फेस करना ही पड़ता है कर्मा का। तो आप ऐसा मत सोचना कि आप कहीं छिप के कोई बुरा काम कर दोगे तो आप बच जाओगे। नो, अगर आप छिप के कोई अच्छा काम करते हो तो भी नहीं, आपके कर्म आपको पीछा करेंगे और उसका फल आपको देंगे, या तो इसी जन्म में या तो किसी भी जन्म में। तो मिस्टर मोहनलाल के साथ वही होता है। जो इंसान अपने कल्चर को अहमियत नहीं देता है, जो अपने लैंग्वेज को अहमियत नहीं देता है, जो अपने कंट्री के लोगों को रिस्पेक्ट नहीं देता है, जो अपने फैमिली को, अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट नहीं देता है, सच ए मैन, नाउ यू थिंक दैट वेयर टू गो। दिस मैन, दिस काइंड ऑफ पर्सन, ही शुड नॉट बी रिस्पेक्टेड, ही शुड नॉट बी गिवन एनी इम्पोर्टेंस। तो ही वॉज जस्टिफाइड, मतलब जो उनके साथ हुआ वो काफ़ी अच्छा हुआ, जो कि सिर्फ इंग्लिश कल्चर को सपोर्ट दे रहे थे, जो इंग्लिश कल्चर को हाई समझते थे, सुपीरियर समझते थे। तो वो इंसान जो कि बाहर की औरतों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उनके कल्चर को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उनके लैंग्वेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, अपनी वाइफ को कोई इंपॉर्टेंस नहीं, तो उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। इवन यू, whatever the community you belong to and whichever state you belong to, but you should give respect to your language, and you also should be very much thoughtful and concerned about the people of your country, and also you should have a respect for yourself and also for your language and for your territory. So this is the message that we are getting from this chapter. So read it many times as you can, and share it if you like it. Thank you.